हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। मैं शबू अंसारी, वेलकम बैक टू वायरस एजुकेशन सेंटर। So students, we have completed Dust of Snow chapter with the complete explanation summary. Today we will complete the exercise of this chapter. ठीक है, ये पोएम है डस्ट ऑफ स्नो जिसकी हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। ठीक है, समरी हमने इसकी देखी समझा, और आज जो हम देखेंगे इसकी एक्सरसाइज देखेंगे। कुछ क्वेश्चंस हैं इसके जो हम देखेंगे, एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, इसकी पोएम एक बार और देख लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, रिवाइज भी हो जाएगा हमारा और क्वेश्चन हमें समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ठीक है, तो ये है पोएम इसकी डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोएट हैं कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, सो गाइस यहाँ पर है दिया हुआ पोएम में, द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री हैज गिवन माई हार्ट एंड a change of mood and saved some part of a day I had rued। यहाँ इस पोएम में इन्होंने क्या बताने की कोशिश की थी कि जिस तरह से एक हेमलॉक ट्री की टहनी से, ठीक है, हेमलॉक ट्री से एक क्रो ने डस्ट ऑफ स्नो को हिला झाड़ करके मेरे ऊपर गिराया, तो मेरा मूड जो है वो एकदम से चेंज हो गया और मुझे काफ़ी खुशी महसूस हुई, और जो बाकी का दिन भी मैं रिग्रेट में गुजारने वाला था, बिताने वाला था, ठीक है, वो मेरा बच गया। तो यहाँ पर पोएट सैड थे, ठीक है, अपसेट थे। वो हेमलॉक ट्री के पास में खड़े हुए जा करके, फिर वहाँ क्या हुआ, एक क्रो उड़ करके आया, वो हेमलॉक ट्री की ब्रांच पर बैठा, जिससे उसकी ब्रांच हिली और उस पर जो डस्ट जमी हुई थी स्नो की, वो झड़ करके पोएट के ऊपर गिरी, जिससे पोएट का मूड एकदम चेंज हो गया, वो अपसेट से हैप्पी हो गया। ठीक है, तो ये ही इस पोयम में बताया हुआ है। तो चलिए, इसकी समरी तो हम देख चुके हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस हैं उनको हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे मैं यही कहूँगा कि आपने अभी तक अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको अप टू 12th क्लास यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस मिलने वाली हैं। ठीक है, चैप्टर बाय चैप्टर सारी एक्सरसाइजेज जितनी भी हैं वो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाई जाएगी, और आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से होगी। ठीक है, और वो बेल आइकन का बटन जो है वो भी प्रेस कर देना। ठीक है, वो देखने के लिए नहीं होता है, दबाने के लिए होता है, उसको दबा दीजिए, क्योंकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आपने उसको प्रेस कर रखा होगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी एक्सरसाइज। ओके, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, वो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं सबसे पहले हम। सो ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस पोएम का। व्हाट इज अ डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड? हाउ हैज द पोएट्स मूड चेंज्ड? ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो क्या है और पोएट ने किस चीज़ के बारे में कहा है कि उससे मेरा मूड चेंज हो गया, और पोएट का मूड चेंज हुआ तो किस तरह से पोएट का मूड चेंज हुआ। तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, पोएम में मैंने आपको बताया था डस्ट ऑफ स्नो क्या है, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं स्नो के, उसको क्या बोला है यहाँ पर पोएट ने? डस्ट ऑफ स्नो। ठीक है, सो पोएट का मूड किसने चेंज किया? ठीक है, क्रो हेमलॉक ट्री पर बैठा, जिसकी वजह से उस पर से डस्ट ऑफ स्नो झड़ करके पोएट के ऊपर गिरी, उससे पोएट का मूड चेंज हो गया। तो डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट का मूड चेंज किया था। ठीक है, और किस तरह से चेंज हुआ था पोएट का मूड, ये भी आपको मैंने बताया था। पोएट थोड़ा सा अपसेट था, अपसेट से जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरी तो वो हैप्पी हो गया। ठीक है, उसका दिन खुश मिजाजी वाला हो गया। सो यही है आंसर में दिया हुआ। ये देखिए आंसर यहाँ पर समझ लेते हैं। ठीक है, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। ठीक है, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब क्या होता है? फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ द डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। ठीक है, एक अचानक से जो शावर मिला पोएट को डस्ट ऑफ स्नो का, उससे पोएट का मूड एकदम से चेंज हो गया। द पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। किस तरह से चेंज हुआ? सैड टू हैप्पी। ठीक है, पहले दुखी था फिर हैप्पी हो गया जब डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी। ही फेल्ट रिफ्रेश्ड एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द डे। वो थोड़ा सा रिफ्रेश महसूस करने लगा और जो उसका दिन बाकी का बचा हुआ था उसको एंजॉय करना चाहता था। ठीक है, सो ये आंसर हो गया, छोटा सा आंसर है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर आपको इजी लगा आंसर तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक दीजिए जरूर। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम।
ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके 3 पार्ट्स हैं, देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। सो फर्स्ट पार्ट है इसका, ठीक है, इसका जो मेन हेडिंग है, टाइटल है, वो पढ़ लेते हैं हम। हाउ डज फर्स्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम, द फॉलोइंग क्वेश्चंस में हेल्प यू टू थिंक ऑफ एन आंसर। अब ये फॉलोइंग ऑप्शंस है, ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है इसके अंदर, वो हम पढ़ते हैं। जो फर्स्ट वन है इसका, ठीक है, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? What images come to your mind when you think of a crow? ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ ही रहा होगा आपके, इजी लैंग्वेज है, ठीक है। What are the words that are usually named in poems? वो कौन कौन सी वर्ड्स होती हैं जिनका पोएम में यूजुअली नेम दिया जाता है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड्स का पोएम में जो पोएट हैं वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, उनका जिक्र करते हैं। डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? क्या तुम्हें लगता है कि कौवे का जिक्र किया जाता है किसी पोएम में, किसी शायरी में, ठीक है, या कोई सॉन्ग आपने सुने होंगे, ठीक है, गाने आप सुनते होंगे, गाने में क्या होते हैं, वो लिरिक्स होते हैं, वो भी पोएम ही होती है, ठीक है, तो उसमें कहीं कौवे का जिक्र आता है, नहीं आता है, ठीक है। सो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी वर्ड्स ऐसी होती हैं जिनका पोएम में यूज होता है। क्या आपको लगता है कि कौवे का अक्सर जिक्र किया जाता है पोएम में? What images come to your mind when you think of a crow? जब आप एक कौवे के बारे में सोचते हो, when you think of a crow, so what images come to your mind? कौन कौन सी इमेजेस आपके माइंड में बनती हैं, क्या क्या ख्याल आते हैं आपके मन में जब आप कौवे के बारे में सोचते हो, ठीक है। जैसे तुझे देखा तो ये जाना सनम है, किसी को देखते हो तो क्या जानते हो, क्या समझते हो आप, कौन से इमेजेस आपके माइंड में बनते हैं। सो यहाँ पर देखिए, जनरली poets take the birds and trees which are known for their beauty. poets कौन कौन से वर्ड्स को और ट्रीज को यूज करते हैं जो अपनी ब्यूटी के लिए जाने जाते हैं। ब्यूटी ब्यूटी ब्यूटी, ठीक है, ब्यूटी क्या होती है, मतलब सुंदरता, कोई खूबसूरत चीज़ हो, जैसे मोर होती है, ठीक है, पीकॉक हो गया आपका, मैना, ठीक है, मोर के जो वेदर होते हैं वो काफ़ी खूबसूरत होते हैं, ठीक है, उसमें रंग बिरंगे कलर होते हैं, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। और जो मैना होती है उसकी वॉइस काफ़ी अच्छी होती है, तो अपनी वॉइस के लिए काफ़ी फेमस है मैना। और ट्रीज़, बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं जो बहुत ही अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, खूबसूरत दिखाई देते हैं। जैसे रोज़ की हम बात करें, ठीक है, गुलाब की बात करें, गुलाब खूबसूरत होता है, ठीक है, अच्छी स्मेल देता है, उसका फूल जो होता है फ्लावर होता है, ठीक है, एप्पल होता है, और बहुत सारे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है, नाम एक एक करके गिनाऊं तो बहुत टाइम हो जाएगा। सो यहाँ देखिए, जनरली पोएट्स टेक द वर्ड्स एंड ट्रीज विच आर नोन फॉर देयर ब्यूटी। ज़्यादातर जो पोएट हैं वो किन तरीके की वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो अपनी ब्यूटी के लिए जानी जाती हैं, एंड गुड क्वालिटीज़, और जिनकी क्वालिटीज़ अच्छी होती हैं, ठीक है, लाइक पीकॉक, जैसे कि पीकॉक हो गई, पैरट, कुकू, मैना, एंड ट्रीज फुल ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एक्सेट्रा। और ट्रीज वो वाले जो अच्छे अच्छे फूलों के साथ होते हैं और फ्रूट्स के साथ होते हैं, ओके। बट हियर फ्रॉस्ट हैज टेकन अ टोटली डिफरेंट अप्रोच, लेकिन यहाँ पर फ्रॉस्ट ने बिल्कुल ही डिफरेंट अप्रोच ली है, ठीक है। फ्रॉस्ट ने किसको ले लिया, एक कौवे को ले लिया जिसकी शक्ल है ना सूरत है, ठीक है, रंग का काला, आवाज़ उसकी बेसुरी, ठीक है, बोले तो ऐसा लगे जैसे कानों में जहर घोले, ओके। सो फ्रॉस्ट ने यहाँ पर कौवे को लिया, बिल्कुल टोटली चेंज कर दिया, यहाँ पूरा माहौल ही बिगाड़ कर रख दिया। तो क्यों लिया कौवे को यहाँ पर, वो भी सारी चीज़ें आपके सामने हैं पोएम में, ओके। टोटली डिफरेंट अप्रोच, ठीक है, बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच ले ली इसने। ही चोज अ क्रो, एक कौवे को इसने लिया, विच इज नॉट ऑफन यूज्ड इन पोएम्स, जो कि पोएम में अक्सर यूज नहीं किया जाता है। कौवे को कौन यूज करता है, ठीक है, पैरट को यूज करते हैं, मैना यूज करते हैं, पीकॉक यूज करते हैं पोएट, ठीक है, ज्यादातर यही वर्ड्स होती हैं जो यूज करते हैं। फिर कौवे को क्यों लिया, क्रो इज ब्लैक इन कलर, कौवा रंग का काला होता है, ठीक है, हो सकता है दिल का भी काला हो, कह नहीं सकते, बहरहाल रंग का तो काला ही होता है, ओके। क्रो इज ब्लैक इन कलर विद वेरी हार्श वॉइस, ठीक है, बहुत ही बेसुरी आवाज वाला होता है, एंड इज बिलीव्ड टू बी अ सिंबल ऑफ बैड ओमेन, और ये माना जाता है कि बैड ओमेन का सिंबल होता है। बैड ओमेन क्या होता है, जैसे कुछ अशुभ माना जाता है, ठीक है, अशुभ होने का संकेत माना जाता है इसको, ओके। सो
थिंकिंग ऑफ अ क्रो ब्रिंग्स वेरी डिप्रेसिंग एंड सॉरफुल पिक्चर्स टू अवर माइंड। मतलब एक कौवे के बारे में जब हम सोचते हैं, एक डिप्रेसिंग और सॉरफुल इमेजेस हमारे माइंड में बनती हैं। सो ये आंसर हो गया इसका, छोटा सा आंसर है, इजी लैंग्वेज में है। ओके, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। सो चलिए आगे नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ये फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं हम। ये सेकंड पार्ट आया इसका। अगेन, व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री? Why doesn't the poet write about more beautiful trees such as a maple or an oak or a pine? ठीक है, सो पोएट ने हेमलॉक ट्री क्या है? ठीक है, why doesn't the poet write about more beautiful trees such as maple, oak, pine? ठीक है, हेमलॉक ट्री क्या है? और पोएट ने जो दूसरे खूबसूरत पौधे हैं, ठीक है, खूबसूरत पेड़ है, ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, उनका जिक्र क्यों नहीं किया? जैसे मैपल हो गया, ओक हो गया, पाइन हो गया। ओके, इनका जिक्र क्यों नहीं किया? ये भी तो ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, लेकिन हेमलॉक का जिक्र किया। हेमलॉक जबकि एक जहरीला ट्री है, ठीक है, छोटे छोटे वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं इस पे, और बहुत ही पॉइजन भरा हुआ ये ट्री होता है, लेकिन फिर भी पोएट ने इसको अपनी पोएम में रखा, जबकि ये बहुत खतरनाक पेड़ है। ठीक है, सो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। आंसर देखिए इसका, यहाँ पर आंसर है अ हेमलॉक ट्री इज पॉइजनस प्लांट विद स्मॉल वाइट फ्लावर्स। हेमलॉक ट्री क्या है? एक छोटे छोटे सफेद रंग के फूलों का जहरीला पेड़ होता है। ओके, द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट डिडंट चूज टू यूज एन ओक, मैपल और पाइन ट्री। पोएट ने, जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उन्होंने, ठीक है, ओक, मैपल और पाइन को चूज नहीं किया। क्यों नहीं किया? इंस्टेड ही चोज द हेमलॉक ट्री एंड लेफ्ट ऑल द ब्यूटीफुल ट्रीज प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। उसने जो पोएट ने हेमलॉक ट्री को चूज किया और बाकी जितने भी ब्यूटीफुल ट्रीज थे वो रहने दिए, उनको छोड़ दिया। ठीक है, वर्ल्ड में छोड़ दिया, दुनिया में रहने दिया, उनका जिक्र ही नहीं किया, उनका नाम ही नहीं लिया। एक्चुअली ही डिड सो टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग। दरअसल यानी एक्चुअली उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो अपना मूड और फीलिंग दिखाना चाहता था, ना कि जो ब्यूटीफुल ट्रीज हैं, ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, उनको दिखाना चाहता था। वो अपने सिर्फ मूड की बात कर रहा था कि मेरा मूड खराब था, मैं हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर के खड़ा हुआ, उस पर एक कौवा आकर के बैठा, जिसकी वजह से हेमलॉक ट्री से डस्ट ऑफ स्नो झड़ करके मेरे ऊपर गिर गई। सो वो हेमलॉक ट्री की बात ही नहीं कर रहा, उसका वो जहर भरा हो, कैसी भी हो। यहाँ पर जो बात हो रही है वो पोएट के मूड की हो रही है कि उसका मूड खराब था। वो उदास मूड लेकर के, अपना खराब मूड लेकर के हेमलॉक ट्री के नीचे जाकर खड़ा हुआ, फिर उसका मूड नेचर की वजह से एकदम चेंज हो गया, वो खुश हो गया, उसको थोड़ी खुशी मिली नेचर की वजह से। यहाँ नेचर की बात की जा रही है कि नेचर भी बहुत सारे प्रॉफिट दे जाती है, बहुत सारी चीज़ें दे जाती है हमें जो हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, सो वो चीज़ दिखाने की यहाँ पर कोशिश की है। तो चलिए ये आंसर भी आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, दिस आंसर हैज़ बीन कंप्लीटेड। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल आंसर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द लास्ट ऑप्शन है इसका, ठीक है, थर्ड वन, 3 पार्ट्स थे ये सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, तो लास्ट वाला पार्ट इसका देख लेते हैं। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट, जॉय और सोरो? ठीक है, हेमलॉक, क्रो और हेमलॉक किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, जॉय या सोरो? ठीक है, सो व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ अ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? और जो क्रो ने शेक किया था डस्ट ऑफ स्नो को, वो उसका क्या मतलब है? ठीक है, किस चीज के लिए उसको बताया गया है? सो यहाँ देख लेते हैं हेमलॉक और क्रो जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पहले ये देखेंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट सोरो। क्रो और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? सोरो को। ठीक है, दुख को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि कौवा आवाज बेसुरी। सो बेसुरी चीजें कौन सुनता है खुशी में? कोई बेसुरी चीजें सुनेगा या इतनी बदसूरत शक्ल कोई देखना पसंद करेगा खुशी के माहौल में? ठीक है, कोई बंदा खुश होगा नहीं देखेगा। लेकिन जब बंदा दुखी होता है, अपसेट होता है, तो उसके सामने कितनी ही खूबसूरत चीज हो या कितनी बेसुरी चीज हो, उसको फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ओके,
सो यहाँ पर हेमलॉक ट्री, जो क्रो और हेमलॉक ट्री किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉरो को, ठीक है, एंड डिप्रेशन, और डिप्रेशन को रिप्रेजेंट करता है। फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, जो इस वर्ल्ड में पोएट के द्वारा फील की जा रही थी, ठीक है, सॉरो और डिप्रेशन, उस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्रो और हेमलॉक ट्री। ओके, द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय एंड एनर्जी। और जो डस्ट ऑफ स्नो है वो किस चीज का सिंबल दिखाया गया है? नेचुरल जॉय एंड एनर्जी का सिंबल यहां पर बताया गया है। ओके, द डस्ट of snow that the crow shakes off a hemlock tree means passing through the sad and depressing moments। ठीक है, जो डस्ट ऑफ स्नो है जो कि क्रो ने हेमलॉक ट्री से हिला करके गिराई थी, वो किसके थ्रू होकर के जा रही थी? यहाँ पर सैड मूवमेंट के, ठीक है, सैड और डिप्रेसिंग मूवमेंट जो था वो वाला टाइम था, और उसमें क्या कर रहा था पोएट? उस मूवमेंट में एंटर कर रहा था, ठीक है। द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम ऑफ जॉय, फुल ऑफ जॉय एंड ऑप्टिमिज्म। जो पोएट था उस मोमेंट में किस चीज में एंटर कर रहा था? ठीक है, जॉय, मतलब हैप्पी हो रहा था, सैड था फिर हैप्पी हो रहा था, तो वो मूड उसका चेंज हो रहा था उस मोमेंट में, जिस मोमेंट में डस्ट ऑफ स्नो पोएट के ऊपर गिरी हेमलॉक ट्री से, कौवे के जरिए, ठीक है, क्रो के जरिए। सो ये आंसर हो गया इसका, छोटा सा इजी आंसर है। ओके, सो ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसका लास्ट आंसर हम देख लेते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। हैव देयर बीन टाइम्स व्हेन यू फेल्ट डिप्रेस्ड और होपलेस? क्या ऐसा कभी हुआ है, कभी ऐसा वक्त आया है जब आपको डिप्रेस्ड फील हुआ हो या होपलेस फील हुआ हो? हैव यू एक्सपीरियंस्ड अ सिमिलर मोमेंट्स दैट चेंज्ड योर मूड दैट डे? क्या आपने इसी तरीके के मूवमेंट को एक्सपीरियंस किया है जब आपका मूड उस दिन चेंज हो गया हो, मतलब खराब मूड हो और अच्छा हो गया हो? ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? ठीक है, किसी नेचुरल चीज को देख करके, इस तरीके के इंसिडेंट को देख करके आपका मूड खराब से अच्छा हो गया, सो ऐसा कभी हुआ है? सो यहाँ देखिए एक आंसर यहाँ पर पिक किया है आपके लिए, क्या है? यहाँ देखिए, इजी आंसर है, बहुत ही इजी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा आपको एक ही बार पढ़ करके। There have been innumerable times when I too have felt depressed and hopeless। ऐसा कई बार हुआ है जब मुझे डिप्रेस और होपलेस फील हुआ है, ठीक है, मैंने फील किया है। सो यहाँ हम बता रहे हैं, सो ऐसा सबके साथ हुआ है। तो ये कॉमन लाइन है यहाँ पर, ऐसा कोई बंदा है ही नहीं इस दुनिया में जब किसी को डिप्रेस या होपलेस फील ना हुआ हो। कभी ना कभी सबको होता है, ठीक है, हर वक्त कोई खुश नहीं रहता है, हर वक्त कोई दुखी भी नहीं रहता है, कभी ना कभी खुशी खत्म हो जाती है तो कभी ना कभी दुख भी खत्म हो ही जाते हैं। दुख खत्म होता है तो खुशी आती है, खुशी खत्म हो गई तो दुख आ गया, ठीक है, एक जाता है तो दूसरा आता है, दूसरा जाता है तो पहला वाला आ जाता है, ठीक है, आना जाना इनका लगा रहता है। वो क्या है, कभी खुशी कभी गम, ऐसा होता रहता है। ओके, तो ये सबके साथ होता है, तो ये लाइन याद रहेगी आपको। क्वेश्चन में यही है कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने डिप्रेस फील किया हो और होपलेस फील किया हो, तो यही बताना है। पहली लाइन में हमने इसको मेंशन कर लिया, देयर हैव बीन इन्यूमरेबल टाइम्स व्हेन आई टू हैव फेल्ट डिप्रेस्ड एंड होपलेस। ऐसा कई बार हुआ है जब मुझे डिप्रेस और होपलेस फील हुआ है, ठीक है। समटाइम्स सच मोमेंट्स वर अराउज्ड बाय अदर पीपल्स बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड समटाइम्स ड्यू टू माय ओन कंडक्ट। ये कभी कभी तो एक एक्साइटमेंट देता है दूसरे के बिहेवियर और एटीट्यूड से, और कभी कभी जो है मेरे खुद के कंडक्ट से मुझे एक्साइटमेंट मिलता है इन चीज़ों में। ऑन वन ओकेजन, एक बार की बात है, मतलब एक ओकेजन ऐसा हुआ व्हेन आई वाज वेरी अपसेट, जब मैं बहुत ही ज़्यादा अपसेट था। आई वेंट आउट फॉर अ वॉक, मैं बाहर गया घूमने के लिए, ठीक है। वाइल वॉकिंग इन द पार्क, पार्क में घूमते घूमते आई सॉ अ गर्ल प्लेइंग विद अ पपी, मैंने एक गर्ल को पपी के साथ खेलते हुए देखा। पपी, पपी बोले तो लिटिल डॉगी, ठीक है, छोटा सा डॉग, ठीक है, कुत्ता। सो उसके साथ खेलते हुए देखा। एम्ब्रेसिंग एंड फीडिंग हिम, उसको इम्प्रेस कर रही थी वो, मतलब गले लगा रही थी और उसको फीड कर रही थी, मतलब कुछ खिला रही थी उसको, ठीक है। सो दिस लिटिल जॉय दैट दे शेयर्ड चेंज माई मूड एंड आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। सो ये छोटी सी खुशी जो थी, इससे मेरा मूड बदल गया, मेरा मूड चेंज हो गया, ठीक है। और मुझे खुशी महसूस हुई जब मैंने ये देखा कि एक छोटी सी लड़की है वो पपी के साथ खेल रही है, उसको एम्ब्रेस कर रही है, उसको कुछ खिला रही है। तो मैं अपसेट था, लेकिन मैंने जब ये मूवमेंट देखा तो मैं हैप्पी हो गया, ठीक है।
सो उस दिन मैं हैप्पी हो गया। आई ऑल्सो ज्वाइन द टू एंड प्लेड विद दैम, मैंने भी उन दोनों को ज्वाइन किया और उनके साथ खेला। ठीक है, मतलब बाकी का जो दुख में दिन गुजारने वाला था, रिग्रेट में दिन गुजारने वाला था, वो मैंने नहीं गुजारा, मैं खुशी खुशी अपने दिन को गुजारने में लग गया। सो दिस इज द एंड ऑफ द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज का एंड हो गया है। ओके, उम्मीद करता हूँ ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपके समझ में आई होगी। और अभी तक आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वो जो बेल आइकन का बटन होता है वो आप देख रहे हो लेकिन उसको दबा नहीं रहे हो, ये दबाना चाहिए आपको, उसको दबाइए, वो दबाने के ही लिए होता है। ठीक है, दबाने वाली चीज़ दबानी चाहिए। सो बटन दबाइए जल्दी से, ताकि जो भी हमारी अगली क्लास होगी, ठीक है, अगला लेक्चर होगा, वो नोटिफिकेशन उसकी आपको टाइम से पहले ही मिल जाए। एग्जाम आपके बहुत ही जल्द आने वाले, यानी सर पर ही रखे हुए हैं एग्जाम आपके। सो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए हम आपके लिए अलग अलग लेक्चर लेकर के आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के लेक्चर आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। ओके, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, एसएसटी, सारे सब्जेक्ट हमारे पास में यहाँ इस चैनल पर मौजूद हैं। ओके, सो अगले लेक्चर में मिलते हैं हम अगले चैप्टर के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू।